अनुरूति ज्योतिष केंद्र। अनुरूति ज्योतिष केंद्र भोपाल में ये ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट इंटरेक्टिव पैनल पर अब चालू किया हमने। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या चीज़ें करा रहे हैं। पहली क्लास है तो थोड़ा सा मेष लग्न पर कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है वैदिक के हिसाब से, वो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर किस ग्रह को कारक, मारक और इस श्रेणी में ले रहे हैं, या जो नियम है वो कैसा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर देखिए आप ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 घर हैं और 12 घरों के हिसाब से हमने यहाँ पर 12 राशियाँ रख दी हैं। तो लग्न है मेष का, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो ये सब पर अब हम काम करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि कौन से यहाँ पर मेष लग्न में किस ग्रह को हम बाय डिफ़ॉल्ट कारक लेते हैं, किस ग्रह को मारक लेते हैं, किसको सम लेते हैं। तो सबसे पहले हम कारक देखने जा रहे हैं। कारक के बाद आता है मारक, मारक के बाद आता है सम। तो सबसे पहले अब आप देखिए यहाँ पर कारक ग्रह इसमें कौन कौन से होंगे और मारक ग्रह इसमें कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कारक की बात करूं तो मंगल पहला घर मिला इन्हें और एक 8वां घर मिला। चूँकि पहला घर मिला है तो मंगल को हम किस में लेते हैं, यहाँ पर कारक में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो लग्न का शत्रु दूसरा और 7वां, अगर शत्रु है तो उसे शत्रु मानेंगे और अगर मित्र है तो मित्र। द्वादश अष्टम थ्योरी के हिसाब से तो मंगल, अब यहाँ पर शुक्र है, शुक्र की राशि है तो शुक्र की राशि अब यहाँ पर क्या कंसिडर होगी, शुक्र महाराज यहाँ पर शुक्र मारक की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। तीसरा बुध, बुध को चूँकि घर अच्छा नहीं मिला, एक तीसरा हाउस मिला और एक छठा हाउस मिला, इसलिए वो भी क्या आएंगे इस लग्न में, अच्छे नहीं कंसिडर होंगे, वो भी यहाँ पर मारक की कैटेगरी में आते हैं। फिर अगर मैं तीसरी की बात करूँ तो यहाँ पर चंद्र है, चंद्र को 4th हाउस मिला है, 4th हाउस अच्छा माना जाता है तो चंद्रमा यहाँ पर क्या होंगे, कारक गिने जाएंगे। फिर 5वें हाउस में सूर्य है, सूर्य की राशि है तो सूर्य भी यहाँ पर मारक नहीं होगा, कारक होगा और अच्छा माना जाएगा। फिर बुध बचा चुका हूँ, शुक्र बता चुका हूँ, अष्टम मंगल है। इसके अलावा जो नवा है, देखिए यहाँ पर गुरु को एक घर ये मिला है, नवा घर और एक 12वां घर, लेकिन नवा चूँकि अच्छा घर माना जाता है तो गुरु को भी यहाँ पर हम कारक लेते हैं। अब अगर 10 और 11 की बात करूँ तो 10वें हाउस पे यहाँ पर शनि है, तो शनि मतलब शनि की राशियाँ दोनों घरों पर है तो इसको हम सम में लेते हैं। लेकिन इस लग्न में अगर बात करूं तो मैं शनि को बहुत अच्छा मानता हूं। जो नियम है वो नियम के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 घर हो गए, 7 ग्रह हो गए और 7 राशियों को इस हिसाब से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कारक मारक जो होता है, अब अगर हम बात करें कि मंगल, मंगल यहाँ पर मारक कब हो जाएंगे या खराब कब हो जाएंगे, जब लग्नेश आके 6 8 12 में बैठेगा तो अच्छा नहीं गिना जाता है। सारे जितने भी अच्छे योग होते हैं वो भी सब क्या हो जाते हैं, खराब, क्योंकि लग्नेश जो लग्नेश है उसको हमेशा सही उसको पोजीशन मिलनी चाहिए। चंद्र अगर वृश्चिक राशि में जाकर बैठेंगे तो वो भी मारक की कैटेगरी में आ जाएंगे। सूर्य अगर तुला राशि में जाएंगे तो खराब मान लिए जाएंगे। गुरु अगर अपनी नीच राशि में जाते हैं तो वो भी फिर खराब माने जाते हैं। इसके अलावा अब जो ग्रह यहाँ पर मारक है और वो अगर अपनी उच्च राशि में जाकर बैठेगा तो वो उच्च की मारकता यहाँ देने का काम करेगा। और जो सम ग्रह है वो शनि है इस लग्न में। तो कारक, मारक और सम की ये डेफिनेशन है और कौन सा ग्रह कब मारक और कौन सा ग्रह कब कारक हो जाता है हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मैं वैदिक के हिसाब से बात करूं तो प्योर ये नियम है। इसके अलावा अगर केपी के हिसाब से बात करूं कि अगर मान लें कि यहाँ पर शुक्र या बुध इस लग्न में मारक है, लेकिन अगर बुध अपनी राशि में आकर बैठे और बुध अगर सिग्निफाई करे 10th हाउस 11th हाउस, तो केपी के हिसाब से बुध को हम बहुत अच्छा मानेंगे और अगर वो फॉर्चूना में भी आ रहे हैं तो भी फिर वो बहुत अच्छे कंसिडर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी एक पद्धति से पर्टिकुलर हम ये नहीं जान सकते कि 100% कौन सा ग्रह सही है गलत है। फिर हम लाल किताब में जाते हैं, फिर हम जेमिनी में जाते हैं, तो 3-4 पद्धतियों को हम मिलाते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा ग्रह एक्चुअल में कैसा फल देने वाला है। ग्रह अपनी राशि में अच्छा होता है लेकिन ग्रह अपने नक्षत्र में बहुत मजबूत होता है, अपनी राशि में उसको हम सेकंड नंबर पे लेते हैं। ग्रह अपने नक्षत्र में है और अगर वो बढ़िया घरों को सिग्निफाई कर रहा है तो उसको अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम केपी वैदिक सबको देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब रिजल्ट निकालने जाएंगे तो 100% आपका रिजल्ट क्या होगा, ओके होगा और उसको हम सही कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चंद्र की बात करूँ तो चंद्र इस लग्न में अच्छे होते हैं लेकिन अगर अष्टम में आके बैठते हैं
तो ये अच्छे नहीं माने जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और यहाँ पर बालारिष्ट योग बनेगा, खराब योग बनेगा। लेकिन यहीं पर बालारिष्ट योग कब खराब कंसिडर, अगर हम उसको बात करें कि हम उसको सही मान लें या उसको कम एप्लीकेबल माने, इसमें अगर गुरु की अच्छी दृष्टि पड़ जाए, उच्च गुरु का दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पर सौम्य ग्रह जो अच्छे ग्रह उनकी दृष्टि पड़ जाए, तो ये दोष क्या हो जाएगा, लगभग कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होता लेकिन कम ज़रूर बहुत कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि अब जैसे मान लीजिए कि किसी घर में पैसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर चारों तरफ से इसमें अच्छे पैसे की बौछार होने लगे, कहीं से आने लगे, तो हम इसको फिर क्या मान लेते हैं, ठीक मान लेते हैं। उसी तरह से अगर ग्रह पिटा हुआ है लेकिन उसमें दृष्टि अच्छी ग्रहों की पड़ रही है, तो मजबूत मान लिया जाता है, ठीक मान लिया जाता है। इसके अलावा बालारिष्ट योग में अगर मैं बालारिष्ट योग में अगर बात करूँ, चंद्रमा अगर बहुत कमज़ोर है, यहाँ पर उसकी डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो भी हम उसको सही मान लेते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा के साथ यहाँ पर आकर अगर गुरु बैठ जाएंगे, तो गुरु चंद्र का एक अच्छा योग बन जाएगा, गुरु विपरीत राजयोग में आ जाएंगे और चंद्रमा को ठीक कर देंगे। लेकिन फिर भी विपरीत का मतलब होता है कि जैसे इस घर को हम बात करें कि मृत्यु के घर में ले लेते हैं, तो मृत्यु तक लेके जाएगा, वापस लाएगा। यहाँ पर हम शत्रुओं तक लेके जाएगा, वापस लाएगा। यहाँ पर खर्चों तक लेके जाएगा और वापस लाएगा। इस तरह की स्थिति ज़रूर बनती है। तो कुंडली का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही आप रिजल्ट निकालें। अननेसेसरी किसी भी एक पद्धति को देखकर आप ना कोई आप इसमें रत्न धारण करें, ना इस तरह की कोई चीज़ों को आप लें। अदरवाइज़ क्या होते हैं, रिजल्ट्स ज़रूर खराब आते हैं, उसको आप ध्यान रखें। इसके अलावा योगों पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से योग बनते हैं फिर भी एप्लीकेबल नहीं होते, कौन कौन से कुयोग बन जाते हैं लेकिन वो फिर भी अपना गलत असर नहीं दे पाते, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, बहुत वास्ट है। बहुत गहराई से आप समझेंगे तब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ तो शॉर्टकट में सबसे पहले ग्रह देखना चाहिए कि ग्रह की पोजीशन क्या है, ग्रह कैसा है। सबसे पहले ग्रह का बलाबल उसमें देखना चाहिए, अष्टक वर्ग वगैरह सब चेक करना चाहिए। इसके अलावा ग्रह की दृष्टि वगैरह देख लेना चाहिए, उस पर किसकी दृष्टि आ रही है वो देख लेना चाहिए। और फल कब मिलता है, दशा अंतरा प्रत्यंतरा में ही दशा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी दशा अंतरा प्रत्यंतरता नहीं चल रही तो उसका फल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसका फल ज़रूर मिलता है। क्योंकि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, अति प्राण दशा, अति सूक्ष्म में वो कहीं ना कहीं उस समय एप्लीकेबल ज़रूर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कोई भी रत्न पहनने से पहले 10 बार इस चीज़ पर विचार करें कि आप पहन क्या रहे हैं। तो ये था पहला वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।